हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस वर्ष से हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 29 मई से और 12 जून तक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचे और उससे उनका इसी वर्ष से उत्पादन बढ़ना प्रारंभ हो जाए। इस अभियान में भाग लेने, सोयाबीन खेती की उन्नत जानकारी देने, उनकी आवश्यकताओं को जानने, उनका समस्याओं का निराकरण करें, हम सभी उत्साहित हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम ICAR NSRA के सोया वैज्ञानिक विकसित कृषि संकल्प यात्रा के अपने अपने रूट पर जाएंगे, किसानों की सारी समस्याएं सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। खेत भी तैयार है, किसान भी तैयार है, हम सभी तैयार हैं। आइए आप सभी इस विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़े एवं भारतीय कृषि विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्यारे किसान भाइयों, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ML जाट साहब, उनके निर्देशानुसार आपके पास सभी कृषि वैज्ञानिक 29 मई से और 12 जून तक भ्रमण पर निकल रहे हैं। वे गांव-गांव पहुंचेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका वहीं निराकरण भी प्रस्तुत करें। जहां तक हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों का प्रश्न है, हम लोग सोयाबीन पर अनुसंधान कर रहे हैं। सोयाबीन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान भाइयों, मेरी आपको सलाह है कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो उनसे आप कर सकते हैं और जहाँ तक संभव होगा हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि कौन सी वैरायटी हम लोग सोयाबीन की लगाएं। तो किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो उद्देश्य है, क्या आप एक साल में 3 फसल लगाने वाले हैं या आप 2 फसल लगाने वाले हैं, इन अपनी परिस्थितियों के अनुसार किस्म का चयन करें। जिन किसान भाइयों को सोयाबीन के बाद गेहूं या चना लगाना है, यानी साल में केवल 2 फसलें लेने वाले हैं, वो लंबी अवधि की सोयाबीन की किस्म का चुनाव करें जिससे उन्हें ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। लेकिन जिन किसानों को सोयाबीन के तुरंत बाद आलू या प्याज या लहसुन जैसी कोई फसल लगानी है, तो वो 90 से 95 दिन में पकने वाली किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इससे उन्हें हो सकता है थोड़ी कम पैदावार मिले, लेकिन उनको दूसरी फसल समय पर बुवाई करने के लिए खेत की तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि बीमारियों से संबंधित या कोई भी आपकी समस्या है, उसके लिए आप संपर्क करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। किसान भाइयों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का उनके गांव में जाकर समाधान करने के उद्देश्य से दिनांक 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि अभियान का आयोजन किया जा रहा है। और इस विकसित कृषि संकल्प अभियान में जहाँ तक इंदौर ज़िले की हम बात करें तो चारों ब्लॉक में 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर के वैज्ञानिक, हमारे किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारीगण तथा अन्य संस्थाओं के साथी उन्नत किसान, इन सभी को लेकर 4 टीमों का गठन किया गया है। ये चारों टीमें अलग अलग अपने निश्चित रूट पर जाकर किसान भाइयों को कृषि तकनीक की उन्नत जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों का जो फसलों का उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी उनको मिल सके। किसान भाइयों, इस खरीफ में मैं आपको सोयाबीन की 3 किस्मों के बारे में बता रहा हूं, जिनका बीज उपयुक्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध है। इन 3 किस्मों में से पहली किस्म है NRC 150। ये एक अर्ली जल्दी पकने वाली किस्म है जो लगभग 93-94 दिन में पक जाएगी। इसकी आप लोग उत्पादकता लगभग 20 क्विंटल पर हेक्टेयर की आराम से ले सकते हैं। मध्यम अवधि से पूर्ण अवधि तक की किस्मों में 2 किस्म हैं, एक है RBS 24 और दूसरी है JS 2098। इन किस्मों का उत्पादन आपको लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाएगा और ये किस्में आपको पर्याप्त मात्रा में इस समय बाजार में उपलब्ध है। जो प्रचलित किस्म है जो कि
सोयाबीन की खेती करने के लिए अनुशंसित की गई है, उसके साथ साथ कुछ और किस्मों का भी विकास किया गया है जिसको कि फूड ग्रेड सोयाबीन कहते हैं। और इस श्रेणी में इस संस्थान द्वारा विकसित एक बहुत अच्छी किस्म है, उसका नाम है NRC 142। अब ये जो किस्म है जो उत्पादन क्षमता में भी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ ऐसे गुण है कि जो खाद्य उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो अपाचककारी तत्व होता है या इसको अपौष्टिक कुनिट ट्रिप्सिन इनहिबिटर कहते हैं वो भी मुक्त है। और इसके साथ साथ जो गंध आती है सोया खाद्य पदार्थों में, लिपोक्सिजिनेज जो अम्ल होता है उसके कारण, वो भी इससे मुक्त है। किसान भाई इस वैरायटी की भी खेती कर सकते हैं, इससे उत्पादन भी मिलेगा और खाद्य गुणों के लिए भी ये आप उपयोग ले सकेंगे। सोयाबीन की खेत की तैयारी कैसे करें, तो 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई कर ले और 1 या 2 बार इसको कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर ले। अंतिम बखरनी से पहले हमारे पास जितनी भी गोबर की खाद या पोल्ट्री मैन्योर उपलब्ध है वो डाल दे, ताकि बखरनी होने के बाद में अच्छी तरह से वो ज़मीन में मिक्स हो जाए। सोयाबीन की कौन सी किस्में अपने खेत पे लगाएं, कोई भी लगाइए, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि कम से कम 2 या 3 किस्में जरूर लगाएं और वो किस्में ऐसी हो जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो। जो भी आपने चयनित कर लिया उसका अंकुरण परीक्षण आप जांच लें और 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज आप बोनी के उपयोग में लें। जब हम बोनी करते हैं तो बोनी के समय पे हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आप ये देखें कि कतारों की दूरी क्या होनी चाहिए। ऐसी किस्में जो कि खड़ी बढ़वार होती है या कम समय में पकने वाली होती है, उनको 30 सेंटीमीटर हम बो सकते हैं और उसका जो बीज दर लगेगा जो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर, यदि 70% उनका अंकुरण हो। ऐसी किस्में जो कि मध्यम समय में पकती है या देरी से पकती है, उनका बीज दर रहेगा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर और 45 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसको बो सकते हैं। दोनों स्थिति में कोई भी वैरायटी हो, सोयाबीन की बोनी के लिए गहराई जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर ये गहराई हो, उससे ज़्यादा अगर बोते हैं तो हमारी सोयाबीन उगती नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और बाकी अन्य सस्य क्रियाओं का अनुपालन करें। सोयाबीन की बोवनी के लिए बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं। जनरली सोयाबीन की बोवनी है वो सीड ड्रिल मशीन से भी की जा सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य को देखते हुए सोयाबीन की बोवनी है ब्रॉडबेड फ्रो मशीन से की जाएगी तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इसमें एक पद्धति है परमानेंट ब्रॉडबेड फ्रो, उसमें सोयाबीन की बोवनी सीधी की जा सकती है बिना जुताई के। आपको उसमें बखर नहीं चलाना है, ना ही उसमें जुताई करनी है ज़्यादा, सीधी उस मशीन से सोयाबीन की बोवनी करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उससे अब जैसे सूखे की हालत में और लगातार बारिश होने की जल भराव की स्थिति में लाभदायक रहती है। दूसरा, सोयाबीन में पोषक तत्व प्रबंधन बहुत जरूरी है अच्छे उत्पादन के लिए। सोयाबीन में पोषक तत्व उर्वरक की जो भी अनुशंसित मात्राएं हैं वो बोवनी के समय पे डालने की अनुशंसा की जाती है। खड़ी फसल में हम किसी भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को डालने की अनुशंसा नहीं करते हैं। और जितने भी ऑप्शंस हैं सोयाबीन में उर्वरकों के पोषक तत्व प्रबंधन के, वो आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और ध्यान रहे कि सोयाबीन में उर्वरक हैं वो बोवनी के समय पे ही डालें। तीसरा, वीड खरपतवार प्रबंधन। सोयाबीन में शुरुआत के 40 से 50 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें खरपतवार रहित रहता है खेत तो उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके लिए बहुत सारे खरपतवार नाशक अनुशंसा की जाती है, जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे खरपतवार नाशक की लिस्ट यहाँ दी जा रही है, उसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। सामान्यतः बोवनी के बाद में और सोयाबीन उगने से पहले डाइक्लोसुलम नाम का एक हर्बिसाइड है जिसको 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में 15 से 20 दिन पे एक प्रोपेक्विजा प्लस इमेजिताफायर खरपतवार नाशक है जो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये 15 से 20 दिन वाला खरपतवार नाशक किसान भाई इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस समय पे 20 से 25 दिन के आसपास हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं या डोरा भी चला सकते हैं। तो इस तरह से बोवनी के बाद में और सोयाबीन उगने से पहले वाला खरपतवार नाशक इस्तेमाल करें और एक 15 से 20 दिन पे इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक है वो सोयाबीन में खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके साथ ही ध्यान रहे कि जो खरपतवार नाशक है उनका स्प्रे है वो किसान भाइयों फ्लड जेट और फ्लैट फैन नोजल, जिनको बाजार में कट नोजल के नाम से जाता है वो इस्तेमाल करें ताकि इससे अच्छा इस्तेमाल हो सके।
और खरपतवारनाशकों में पानी की मात्रा है वो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर आप इस्तेमाल करें। और ध्यान रहे कि किसी भी दवाई को बहुत सारे खरपतवारनाशकों का मिक्स ना करें और उपयुक्त पानी की मात्रा के साथ में अनुशंसित दर के साथ में उपयुक्त समय पे सही इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण स्थायी कृषि पद्धति है। भारत सरकार इसमें बहुत जोर दे रहा है। तो इसी को देखते हुए हमने अनुसंधान में एक प्रोजेक्ट हमने सोयाबीन के अंदर प्राकृतिक खेती के अंदर शुरू किया है। सोयाबीन के अंदर प्राकृतिक खेती का पद्धतियाँ जो है वो बीजोपचार के लिए हमने बीजामृत यूज़ किया है और पोषक तत्व के लिए हमने जीवामृत और घन जीवामृत यूज़ किया है और कीट नियंत्रण के लिए हमने अग्निहस्त्र और ट्रैप क्रॉप जैसे कि गेंदा और सुआ यूज़ किया है और मल्चिंग भी हमने किया हुआ है। और जो हरी खाद के रूप में हमने दहिंचा को भी हमने यूज़ किया है। लगातार ये पद्धतियाँ हमने 2 साल सोयाबीन के अंदर करने के बाद हमको जो सोयाबीन की उत्पादकता जो है वो कन्वेंशनल मेथड्स के बराबर आ रहा है। सोयाबीन में विभिन्न तरह की बीमारियां लगती हैं और इनसे बचने का जो सबसे सरल उपाय है बीजोपचार है। बीजोपचार की जो पद्धति है उसमें सबसे पहले आपको फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना है, फिर इंसेक्टिसाइड से और फिर जो राइजोबियम है या अन्य जैविक कल्चर है उससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। सोयाबीन में बीजोपचार के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि पूर्व मिश्रित फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ साथ अगर ये दवाई आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो जो तालिका दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि फंजीसाइड है और इंसेक्टिसाइड उसको आप अलग से ले सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि जो हमारे जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है और साथ ही साथ जो येलो मोज़ेक की जो समस्या है या जो स्टेम फ्लाई की समस्या है वो उससे निजात मिल जाता है। इसके अलावा जो बीजोपचार से महीने भर के लिए हमारी फसल सुरक्षित रहती है, फिर भी जब खड़ी फसल होती है उसमें अन्य तरह की बीमारियां आती हैं जैसे कि एंथ्रेक्नोज और राइजोबियम एरियल ब्लाइट। एंथ्रेक्नोज बीमारी से बचने के लिए जो मुख्य जो दवाइयाँ हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन दवाइयों का स्प्रे लगभग 30 से 40 दिन पे करना है और अगर रिपीट करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको 10 से 15 दिन पे रिपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एरियल ब्लाइट की समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और इनसे बचने के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको रिपीट किया जा सकता है। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप 10 से 15 दिन पर इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर OIMB की समस्या ज़्यादा आती है तो शुरुआती में जो पौधे इन्फेक्टेड हैं उसको आप निकाल के और जला दें और जो रस चूसक मक्खी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो स्क्रीन पे दवाइयाँ दिख रही हैं उसका प्रयोग में ले सकते हैं। मानसून और बुआई का समय तेज़ी से नज़दीक आ रहा है। ऐसे समय में सही खेती की तकनीकों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आपको जानकर खुशी होगी कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने एक खास लिक्विड बायो फर्टिलाइजर तैयार किया है। ये बायो फर्टिलाइजर के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फॉस्फेट सोलराइजिंग बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया मिलकर के नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं और फॉस्फोरस को बढ़ाते हैं और इस बायो फर्टिलाइजर को फफूंदनाशक और कीटनाशक उसके तुरंत बाद अप्लाई करें बुआई करने से पहले। और ये बताना चाहूँगा कि ये पहले वाले जो बायो फर्टिलाइज़र होते थे जिसको हम चारकोल बेस पाउडर बोलते हैं, जिसमें वो काला रंग का पाउडर होता है, उससे बेहद ज़रूरी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है, काफ़ी दिनों तक जीवाणु जिंदा रह सकते हैं इसमें और इसको हाथ भी काले नहीं होते हैं, अपनाना बहुत ईजी है और सोयाबीन के सीड के ऊपर पूरी तरह इसकी अच्छी परत चढ़ जाती है। और इसका अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोयाबीन संस्थान में जो ABI सेंटर है उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बुआई के पहले बीज के अंकुरण परीक्षण कर ले। 70% बीज की अंकुरण होना चाहिए। 70% से बीज अगर अंकुरण कम है तब जाके बीज दर बढ़ाइए, अन्यथा बीज दर मत बढ़ाइए। और एक बात है, अपना खेतों में 1/10 भाग ज़मीन पे अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम करिए। इससे आप बीज के लिए आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बीज उत्पादन कोई कठिन काम नहीं है। उसकी शुद्धता बरकरार रखने के लिए आपके खेत में अगर दूसरे कोई किस्म के अगर पौधा मिले उसको जाके आपका फूल के समय पे उसको निकाल के फेंकना है। और ध्यान देने की बात है, जब फसल पक जाएंगे तो कॉम्बाइन हार्वेस्टर से उसको कटाई ना करके उस खेत की जो बीज है उसको हाथ से कटाई करिए, थ्रेसिंग करिए ध्यान से, जिससे कि बीज ना टूटे। बीज अगर नहीं टूटेंगे तो उनके अंकुरण बहुत अच्छे रहेंगे, 70-80% अंकुरण आपको मिल जाएगा। तो वो बीज अगर अगले साल आप रखेंगे तो आपका फसल बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से नई किस्म की अगर वैरायटी आपको मिलता है तो अपने खेत में आप 3 से 4 साल तक अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम करके अपना फसल आप ले सकते हो।
इस बातों का आप ध्यान दीजिएगा। मैं आज सोयाबीन में लगने वाले कीट और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। सोयाबीन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीट लगते हैं। एक तो पत्ती खाने वाले कीट जिसमें कि सेमी लूपर और तंबाकू की ली प्रमुख हैं। एक रस चूसने वाले कीट हैं जिसमें कि सफ़ेद मक्खी और माऊ है। एक है तना बेधक कीट जिसमें कि तना मक्खी है और गडल बिटल है। अब इसके प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसके प्रबंधन के लिए रासायनिक जो कीटनाशक उपयोग में लेते हैं उसकी सूची दी गई है। उसमें से आप इंसेक्ट का चयन करके उसके सामने जितने भी कीटनाशक की मात्रा है उसका उपयोग करके आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे कि गर्मी में गहरी जुताई है और संतुलित पोषण है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का संतुलित पोषण है, उपयोग करके आप इनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि रोग प्रतिरोधी और नवीनतम किस्म का उपयोग करें। प्रमुख रूप से बीज उपचार भी आप करें। इसके लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थाइमेथाइल प्लस थाइमेथोक्सोम का जो पूर्व मिक्सित जो भी इंसेक्टिसाइड है वो आता है उसका उपयोग कर सकते हैं 10 मिली प्रति किलो बीज के हिसाब से। पिछले कुछ विगत वर्षों में वर्षा के जल के अनियमित आवक और उसके वितरण के चलते खेतों में जो है सूखे की और या जल भराव की समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जिससे क्या है कि कई बार जो अपन ने देखे 15 से 20 दिन लंबा स्पेल निकल जाता है सूखे का, जो कि सोयाबीन की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है और खेत के अंदर दरारें बनने लग जाती है। इसलिए क्या है कि हम जो है बारिश के पानी का वेट ना करते हुए जो भी उचित संसाधन अवेलेबल हैं उनके माध्यम से तुरंत जो है सिंचाई किया जाए, जिससे क्या अपन जो खेत में दरारें नहीं बनेगी और उसकी ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हर बार जैसे बोनी करते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम है कि हम जो है BBF के थ्रू उसकी सोइंग करें, बुआई करें, जिससे क्या होगा मॉइस्चर कंजर्वेशन के थ्रू हम जल भराव और सूखे की दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तीसरा ये कि सूखे से बचने के लिए हम सोयाबीन की 2 कतारों के बीच में जो है मल्चिंग का प्रयोग करें, तो उससे क्या होगा अपनी मॉइस्चर भी कंजर्व होगी और खरपतवार का भी कंट्रोल होगा। फिर उसके बाद में हम देखें कि कुछ केमिकल्स भी हैं जैसे एंटी ट्रांसपेरेंट है, उनका भी अपन स्प्रे कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव देखना होता है। इसलिए अंत में यही कहूँगा कि जब भी 15 से 20 दिन के आसपास जब सूखा आता है तो वर्षा के जल का वेट ना करते हुए तुरंत उसमें इरिगेशन दिया जाए, चाहे वो स्प्रिंकलर हो या फिर फ्लड के माध्यम से।